हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले म्यूचुअल फंड की एसआईपी के बारे में। एक बार आप अगर बैंक में मैंडेट सेट कर दिए कि आपके बैंक से 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये जितना चाहे आप हर महीना उस बैंक से काटते जाए, तो आप स्कीम में लगते रहे। तो हर महीने भी आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना है। एसआईपी आपने डाल दिया, सैलरी में आप जितना भी बचाते हैं उसे इन्वेस्ट करते रहिए और ये जो है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से काटता जाएगा। और आप जब चाहे एसआईपी रोक सकते हैं, जब चाहे बढ़ा सकते हैं, एसआईपी कम कर सकते हैं। ये सब का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है और फ्लेक्सिबल भी है। और मान लीजिए आपकी एसआईपी चल रही है लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं है, तो एक एसआईपी जो है वो बाउंस हो जाती है। तो इसमें कई लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ये जो है चेक बाउंस जैसा कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी एसआईपी कितनी भी बार बाउंस हो ना जाए, 5-10 रुपये कुछ बैंक मैंडेट का चार्ज लगता है, इसके अलावा कोई और नुकसान नहीं होगा। अभी तो मैंने जितना भी कुछ बताया सभी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी है मैंने आपको, सब म्यूचुअल फंड के बारे में, कि म्यूचुअल फंड तो सबसे अच्छा है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसा तो देखिए किसी भी चीज़ में नहीं होता है। अब मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको डिसएडवांटेज के बारे में भी बताऊँ कि या फिर क्या गलत है वो भी बताऊँ। तो पहला, ग्रीड म्यूचुअल फंड कंपनीज की। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनको सिर्फ ये मतलब है कि उनकी स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा एजेंट्स बिठाएंगे और बस उनको सिर्फ लोगों से ज़्यादा पैसा चाहिए। क्योंकि जितना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में लगेगा उसका 1 से 2% वो कंपनी कमाएगी। तो परफॉर्मेंस अच्छे रहे या बुरा, इससे म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इतना पैसा अंदर आ रहा है, कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पे 1 या 2% वो तो कमाएंगे ही। तो कई बार कुछ कंपनियों का ज़्यादा फोकस बस पैसे लाने में होता है, ना कि पैसे को ज़्यादा करके देने में। सेकेंड, और ये बहुत बड़ा फ्लो है, म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में नहीं है कि वो कब शेयर्स में इन्वेस्ट करे और कब निकाले। ये आपके हाथ में है। अगर आप उन्हें पैसा देंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप रिडम्पशन करेंगे, यानी कि आप बोलेंगे कि आपको कंटिन्यू नहीं करना है, मेरे को और कंटिन्यू नहीं करना है, मेरा जो पैसा है वो वापस दो, तो फंड मैनेजर को आपका मतलब जो शेयर्स है वो बेच के वो पैसा वापस करना पड़ता है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि जब मार्केट में क्रैश आता है ना, यानी सारे शेयर्स के दाम गिरे हुए होते हैं और शेयर्स सस्ते में मिल रहे होते हैं, तो फंड मैनेजर जो कि एक्सपर्ट है वो चाहता है कि इन सस्ते से शेयर्स में और भी ज़्यादा पैसा लगाए। लेकिन नॉर्मल लोग, आम इंसान उस समय पैनिक करता है कि मार्केट गिर रहा है, मुझे निकालना है, तो वो रिडम्पशन के लिए अप्लाई कर देता है, अपने पैसा जो है वो वापस बुला लेता है। फंड मैनेजर को मजबूरी में वो शेयर्स सभी बेचना पड़ता है। वो शेयर्स का चाहे प्राइस कुछ भी हो, जो मार्केट में चल रहा है, अभी तक क्रैश का टाइम था तो अभी मार्केट का प्राइस भी लो है, उसी मतलब अभी उस मैनेजर के पास में कुछ भी नहीं है, उसे उसका जितना भी शेयर्स है उसको बेच के देना पड़ता है। जबकि वो चाहता है तभी इन्वेस्ट करना, ना कि रिडम्पशन करना। उस मैनेजर को तो पता ही है कि अभी जो मतलब उस मैनेजर को तो पता ही है अभी शेयर्स का दाम गिर रहा है, रेट गिर रहा है, तो मतलब अभी कुछ शेयर्स खरीदना चाहिए, लेकिन अभी उसका हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। उस मैनेजर के चाहने और ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है, अगर कॉमन मैन ही नहीं चाह रहा है। तीसरा, सब कुछ फंड का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है फंड मैनेजर और कंपनी के रिसर्च टीम पर। कई बार वो रिसर्च टीम भी अपना जॉब बचाना चाहता है और वो ऐसे स्टॉक्स नहीं खरीदता है जो कि ज़्यादा रिटर्न तो दे सकता है बट रिस्की भी है, वो रिस्क तो नहीं लेना चाहता है। कई फंड्स मैनेजर अपना जॉब बचा के रखते हैं अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, सिर्फ वेल डिस्कवर्ड या फिर वेल नोन स्टॉक्स पर ही मतलब इन्वेस्ट करते हैं। इससे रिटर्न्स कई बार कम आता है लेकिन रिस्क एकदम नहीं रहता है। आप जितना भी मतलब एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे टीम जो है, उसकी स्कीम जो है वो अंडर परफॉर्म काम करता है। फंड मैनेजर चाहे भी कोई अच्छा आइडिया मिला भी होगा स्मॉल कैप या लार्ज कैप कैटेगरी में, तो भी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि स्कीम का मैंडेट, स्कीम का डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड है मिड कैप के लिए।
इसके कारण भी कई बार परफॉर्मेंस सफ़र करता है। ये पर्सनल में कभी नहीं होता है, आप पर्सनली इन्वेस्ट करते रहते हैं। आपको जो स्टॉक्स पसंद आता है आप उसी में ही इन्वेस्ट कर देते हो, चाहे वो छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है, उससे कोई भी मतलब नहीं पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स में कई बार मैंडेट रिस्ट्रिक्ट होता है। बात करते हैं म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी यूज़ की। तो म्यूचुअल फंड को यूज़ करना चाहिए आपकी गोल्ड प्लानिंग के लिए। जैसे आपका 15 साल बाद आपको बच्चों की शादी करानी है, बच्चों की पढ़ाई करना ही है। जैसे कि आपको 10-15 साल बाद आपके बच्चों की शादी करानी है, आपके बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन के लिए चाहिए। इस साल बाद आपको कुछ अगर रिटायरमेंट है, तो ये सबके हिसाब से आप उस अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड में आप सेव कर सकें, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे महीनों से सिलेक्ट करते हैं, महीना से शुरू करते हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। तो अगस्त जो है, अगस्त सितंबर, इस समय में कॉलेजेस में अभी एडमिशन की टाइम से एडमिशन चल रहा है, अभी स्टार्टिंग है एडमिशन की। इस समय आपकी टेंशन रहता है कि फ़ीस की पैसे कहाँ से आएंगे, या फिर आपको नए नए कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में जो खर्चा वगैरह है वो कहाँ से आएंगे। अगर आप आज से ही प्लान करते हैं कि एक फ़ंड आप अगर अपने बच्चों की मतलब एजुकेशन के लिए सेलेक्ट करते हैं और हर महीने आप उसी में से थोड़े थोड़े जितना भी आपने एक फ़ंड का सेलेक्ट किया वो फ़ंड आप एजुकेशन के पर्पज़ के लिए आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जितना आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको लगता है कि 10 साल बाद 15 साल बाद इतना 10 लाख 15 लाख हो जाएंगे, अब आज से ही आप एक SIP स्टार्ट करना चाहिए, जिससे 15 साल बाद आपको एक एक्सपेक्टेड जो फंड है वो आपको मिल जाए। तो एक फ़ंड आप एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, एक फ़ंड आप बच्चों की शादी के लिए कर सकते हैं, एक फ़ंड आप अपनी रिटायरमेंट के लिए कर सकते हैं, और उसके अलावा एक चौथा फंड थोड़ा हाई रिस्क फंड ले सकते हैं। अगर आपको कोई हॉलीडे में जाना है, आपको कोई फॉरेन वेकेशंस में जाना है, आपका अगर ड्रीम्स है, तो ये फंड थोड़ा हाई रिस्क फंड होना चाहिए, क्योंकि ये लग्जरी है, कंपल्शन नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, वो चाहिए ही होगा। अगर आप नहीं भी जा पाए तो आपकी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं होगी। तो इसके लिए आप ऐसा फंड लीजिए जो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो, ताकि हो सकता है आपको ज़्यादा पैसा मिल जाए, आप खूब अच्छा वेकेशन ले पाए। और ये भी हो सकता है कि शायद थोड़ा कम पैसा बने, थोड़ा कम उसमें से आपको रिटर्न्स मिले। हाई रिस्क था तो रिटर्न भी नहीं आया, तो बाहर जाने से अच्छा है मतलब देश में ही वेकेशन कर लें। लेकिन ये एक ऐसा गोल है जो कि थोड़ा हम लोग उसमें रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन पे रिस्क नहीं लिया जा सकता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल रिस्क तो लिया नहीं जा सकता है, बच्चों की एजुकेशन के लिए रिस्क तो नहीं लिया जा सकता है, बच्चों की शादी के लिए रिस्क नहीं लिया जा सकता है, बल्कि रिटायरमेंट्स के लिए भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है। सेफ फंड होना चाहिए। तो ऐसे में मैं सिर्फ ये सब एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। आप लोग मेरे बताया गया कोई भी प्लान आप लोग खुद चॉइस मत कीजिएगा कि मैंने बताया बोल के, ठीक है। इस हिसाब से अगर आपको ऐसी प्लानिंग होगी, आपकी अगर प्लानिंग ऐसी है, तो आपके लिए ऑब्वियसली फ्यूचर में आपको उतना सफ़र होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपको एक लार्ज कैप फंड और एक मिड कैप या फिर लो कैप स्मॉल कैप जो है उससे ले लेना चाहिए। इस तरीक़े से आप खुद अपने पोर्टफोलियो गोल्ड वाइज आप डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर कह दूं, ये गोल प्लानिंग मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिए हैं कि एग्जैक्ट गोल प्लानिंग आपकी नीड्स, आपकी क्या आपको इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर ही करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनली हमसे पोर्टफोलियो डिज़ाइन कराए, यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स की रिस्क प्रोफाइल और आपकी नीड्स को एनालाइज करके सिर्फ म्यूचुअल फंड बल्कि इंश्योरेंस, रिटर्न, रिटायरमेंट और टैक्स प्लानिंग भी करके देंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं माय चैनल को। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, और आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर की अपडेट मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।